24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और एक ऐसी जंग शुरू हुई जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक यूरोप में देखी नहीं गई थी। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये कहा था कि रशिया ये वॉर आसानी से जीत लेगा और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि पुतिन किस हद तक जाकर सेटिस्फाई होगा। लोग ऐसा इसीलिए भी कह रहे थे क्योंकि एक तरफ था रशिया जिसकी मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक डिफेंस फोर्सेस में से एक है, और उसका लीडर व्लादिमीर पुतिन जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज और रशियन इंटेलिजेंस में एक टॉप रैंकिंग ऑफिसर के तौर पर काम करने के लिए फेमस है। और दूसरी तरफ है यूक्रेन जो कि हर तरह से रशिया से पीछे है और उसका लीडर जेलेंस्की जो कि एक फॉर्मर कॉमेडियन के तौर पर फेमस है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते, महीने और साल गुजरने लगे ये साफ हो गया कि रशिया के लिए ये वॉर जीतना इतना भी आसान नहीं है। तो अगर आज के टाइम में रशिया जैसे पावरफुल कंट्री यूक्रेन से आसानी से जीत नहीं पा रही है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा क्या हुआ था कि नाजी जर्मनी ने सिर्फ कुछ ही महीनों में ऑलमोस्ट आधे यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और इतना पावरफुल बन गया था कि उसे हराने के लिए ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए के साथ कई और कंट्रीज को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ा। अगर हम इसे रशिया यूक्रेन वॉर से कंपेयर करेंगे तो ये बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और ये सब आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा जब आप ये सोचोगे कि हिटलर के वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू करने से सिर्फ 20 साल पहले ही जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरह से हार गया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि नाजीज एकदम से ही पावरफुल बन गए और कैसे पूरा यूरोप पहले कुछ सालों तक हिटलर की वॉर मशीन को रोक नहीं पाया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी दुनिया के लिए थ्रेट नहीं रह गया था। उस टाइम के जर्मनी में बनी नई वाइमर गवर्नमेंट ने वर्साइलेस ट्रीटी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी की टोटल मिलिट्री 1 लाख सोल्जर्स तक ही रह गई थी। उनकी एयरफोर्स बिल्कुल खत्म हो गई थी। काफी पॉलिटिकल प्रेशर के बाद जर्मनी ने वॉर की पूरी जिम्मेदारी ली और बाकी यूरोप को हर जाने के तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के लिए भी एग्री हो गए। अब ये सब बातों में तो ठीक था लेकिन एक्चुअल में जर्मनी बिल्कुल ही कंगाल हो चुका था। तभी वाइमर गवर्नमेंट ने अपना कर्जा चुकाने का एक बहुत ही जीनियस तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने काफी ज्यादा नंबर्स में नए नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए और आपको किसी इकोनॉमिक्स की डिग्री की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि ये किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए कितना ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वो नए नोट जर्मन मार्केट में आए उससे हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गया। एक टाइम पर हालत इतनी खराब हो गई थी कि 4.2 ट्रिलियन जर्मन मार्क्स की वैल्यू $1 रह गई थी। 1920s में जर्मन सिटीजन्स वॉलेट नहीं रखते थे बल्कि उन्हें करेंसी ले जाने के लिए ट्रॉली रखनी पड़ती थी। 1924 तक आते आते जर्मन इकोनॉमी बिल्कुल ही गिर चुकी थी और उसका इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑल टाइम लो हो चुका था। फूड शॉर्टेज की वजह से लाखों लोग भुखमरी की कगार पर थे। लेकिन उसी टाइम यूएसए से हेल्प मिली, एक ऐसी कंट्री जिससे 6 साल पहले जर्मनी की लड़ाई चल रही थी। मिड 1920s में डॉज प्लान के अंडर जर्मनी ने अमेरिकन बैंक से काफी ज्यादा पैसे लोन पर उठाए थे ताकि इकोनॉमी की रिकवरी की जा सके। अब एक कंट्री को क्रेडिट पर चलाना सुनने में काफी ही ज्यादा रिस्की लगता है लेकिन वाइमर गवर्नमेंट को टेंशन नहीं थी क्योंकि वो अमेरिका से पैसे उधार ले रहे थे जो कि दुनिया की वेल्दिएस्ट और एक स्टेबल कंट्री थी। अब इसमें क्या ही गलत हो सकता था? इसका जवाब है द ग्रेट डिप्रेशन। 1929 की गर्मियों में इसने यूएस की मार्केट को हिट किया और तभी जर्मनी को पैसा देने वाले अमेरिकन बैंक्स ने अपना हाथ खींच लिया। तो 1930 आते आते जर्मनी बिल्कुल ही कंगाल हो चुका था। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, काफी ही छोटी आर्मी बची थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सिर्फ 10 सालों के अंदर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर दी और किस तरीके से वर्ल्ड की डेडलीस्ट आर्मी से अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर बना दिया। जब आप इसे ऐसे देखते हैं तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ही नामुमकिन लगता है क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं था और ये सच भी है। लेकिन एक्चुअली में रिकवरी की शुरुआत द ग्रेट डिप्रेशन से लगभग 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के टाइम यानी कि 1919 से ही जर्मनी अपनी मिलिट्री सीक्रेट तरीके से बढ़ा रहा था
वाइमर गवर्नमेंट के अंडर जर्मनी पुलिस फोर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी। पैरामिलिट्री ग्रुप्स ने छोटी छोटी आर्मी बना ली थी और सीक्रेट फॉरबिडन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च के लिए फंडिंग भी की जा रही थी। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्लब्स पूरी कंट्री में खोले जा रहे थे। दुनिया की नजरों में ये क्लब्स स्पोर्ट्स टीम, यूथ प्रोग्राम्स, एविएशन क्लब्स जैसी एक्टिविटीज करवा रहे थे, लेकिन प्राइवेटली ये मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स थे जिनमें से लीडर्स को चुना जा रहा था और फ्यूचर की एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा था। जर्मनी की एक पूरी जनरेशन को बंद दरवाजे के पीछे वॉर के लिए तैयार किया जा रहा था। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के हिसाब से ये सब इलीगल था, तो इसीलिए इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से बचा के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसकी वजह से ये सब कुछ लिमिटेड ही रहा। लेकिन जैसे ही द ग्रेट डिप्रेशन आया और वाइमर गवर्नमेंट गिरी, उस टाइम जिसने सत्ता पर कब्जा किया उसे बाकी यूरोप के ओपिनियन की चिंता नहीं थी। शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा, उसे एडोल्फ हिटलर कहते थे। जब वो 1933 में पावर में आया तो उसने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को इग्नोर किया क्योंकि वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं थी। 1930 वाले डेकेड में हिटलर ने जर्मनी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन शुरू किया और उसने पूरी इकोनॉमी को वॉर के पर्पस से ट्यून कर दिया। हर आदमी, औरत और बच्चे को ग्रेटर गुड के काम पर लगा दिया गया। कई लोग फैक्ट्रीज में काम करने लगे जहां वॉर वेपन्स और वॉर व्हीकल्स बनाए जाते थे। कुछ लोग खेतों में काम करने लगे और कई लोग मैसिव पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे, जैसे कि आज का मशहूर ऑटोबान। हिटलर ने इन सबको फाइनेंशियल फ्रॉड के थ्रू फंड किया, जिसमें कि शेल कंपनीज, प्रॉमिसरी नोट्स जिन्हें MEFO बिल्स भी कहा जाता है, शामिल थे। ये सब कुछ इलीगल था और ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। लेकिन हिटलर को जर्मनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ वॉर करना चाहता था और जब तक वो जीतता रहता वो लूट के पैसों से जर्मनी के कर्जे को पे कर सकता था। 1935 तक जर्मनी की आर्मी 3 गुना बढ़कर 3 लाख तक हो गई थी। उसकी एयरफोर्स, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, वो 2500 कटिंग एज वॉर प्लेन्स के साथ रेडी थी। हिटलर अपने आप को और अपने लोगों को एक मास्टर रेस का हिस्सा मानता था, जो कि उसके हिसाब से पूरी मैनकाइंड पर राज करना डिजर्व करती थी। इसीलिए वो दुनिया को अपनी नई आर्मी दिखाना चाहता था, जिसे उसने फ्रीडम टू रीआर्म का नाम दिया। ट्रीटी को पूरी दुनिया के सामने तोड़ना एक रिस्की मूव हो सकता था, इसीलिए हिटलर ने ये बहाना बनाया कि वो अपने लोगों को सिर्फ डिफेंस के तौर पर रीआर्म कर रहा है और इससे यूरोप की पीस पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो तो इसे मेंटेन करके रखना चाहता है। ये अभी तक काफी फनी लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम लोगों ने एक्चुअली उसकी बातों पर यकीन कर लिया था। अभी के हिसाब से ये कहना काफी मुश्किल है कि ऐसा क्यों हुआ। शायद उस टाइम यूरोप के लीडर्स ने ये सोचा भी नहीं था कि हिटलर के अंडर जर्मनी इतना खतरनाक बन सकता है, या शायद वो लोग दुनिया को दोबारा वॉर में नहीं झोंकना चाहते थे। हिटलर अपनी इलीगल आर्मी के साथ मिलिट्री परेड करता रहा और वर्ल्ड ने उसे कुछ नहीं कहा, जिससे कि हिटलर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। 1939 आते आते जब दुनिया हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर के कगार पर खड़ी थी, हिटलर की फोर्स 40 लाख से ज्यादा हो चुकी थी और उसकी पावर को अकेले कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन इन सब के बावजूद ये नहीं समझ में आता कि क्यों वर्ल्ड वॉर के पहले 2 सालों में जर्मनी इतना ज्यादा इफेक्टिव था। अगर 101 कंपैरिजन किया जाए तो हिटलर के पास अपने एनिमीज से काफी ही ज्यादा बड़ी आर्मी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 कोई सिंगल मैच नहीं था, बल्कि इसमें वर्ल्ड की 50 कंट्रीज पार्ट ले रही थी और डे 1 से ही एलाइज की कंबाइंड फोर्सेस एक्सिस से काफी ही ज्यादा थी। तो नाजीज वॉर की शुरुआत से ही एलाइज फोर्सेस से काफी कम थे। एलाइज के पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी थे, ज्यादा शिप्स थे, ज्यादा प्लेन्स थे, कुल मिला के सब कुछ ही ज्यादा था। लेकिन हम सब ने हिस्ट्री बुक्स पढ़ी हैं और एक्चुअली में वॉर के शुरुआती 2 सालों में ही जर्मनी ने यूरोप की कई कंट्रीज जैसे कि पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, यूगोस्लाविया और ग्रीस को सक्सेसफुली इन्वेड कर लिया था। और ये उसने कैसे किया? एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में सिर्फ 21 सालों का ही डिफरेंस था, लेकिन इस बीच वॉर बिल्कुल चेंज हो चुकी थी।
और इसे सिर्फ जर्मन्स ने ही नोटिस किया था। वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यादातर ट्रेंचेस में लड़ाई की गई थी, जिसमें दो फोर्सेस गड्ढे खोदकर एक फिक्स्ड लाइन के पीछे वेट करते थे। इसको बीट करना पॉसिबल होता था, लेकिन जो आर्मी आगे बढ़ने की कोशिश करती थी उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रेंचेस में एक अपडेट आया। उस टाइम तक टैंक्स, प्लेन्स और दूसरी वेपनरी काफी एडवांस हो चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रेंचेस काफी कमजोर हो गई थी। जर्मन्स ने इस हैवी मशीनरी का काफी ही ज्यादा इस्तेमाल किया था। मशीन्स की स्पीड की वजह से एनिमी सरप्राइज हो जाते थे। इन वॉर मशीन्स का एक ऑब्जेक्टिव होता था कि दुश्मन के डिफेंस को तबाह कर देना। इन सब के साथ ही आसमान से नए डिजाइन किए गए डाइव बॉम्बर्स प्लेन्स उन इलाकों में बॉम्बिंग करते थे जहां सबसे ज्यादा एनिमीज होते थे, और वो सपोर्ट लाइन को भी काफी परेशान करते थे। जर्मन्स ने क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर यूज किया कि दुनिया ने ऐसा वॉरफेयर पहले कभी नहीं देखा था। इन सब के अलावा उन्होंने रेडियो का भी काफी ही ज्यादा इस्तेमाल किया था। टैंक्स की तरह रेडियो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुए थे, लेकिन उस टाइम वो काफी बड़े और अनरिलायबल थे। उनकी रेंज भी काफी कम होती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते रेडियो साइज में छोटे हो गए थे और उनकी रेंज भी काफी ही ज्यादा बढ़ गई। बैटलफील्ड में इफेक्टिव कम्युनिकेशन काफी ही ज्यादा जरूरी होता है, और जर्मन्स ने हमला करने के लिए इन रेडियोस का भरपूर इस्तेमाल किया। एलाइज के पास भी ये सारे इक्विपमेंट थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं था ये समझने के लिए कि उनका इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब वॉर शुरू हुई उस टाइम पर ब्रिटिश आर्मी के पास एक भी आर्मर्ड डिवीजन नहीं थी। पोलैंड कैवेलरी का काफी ज्यादा यूज करते थे। फ्रेंच के पास नाजी से ज्यादा टैंक्स थे, लेकिन उन्होंने अपने टैंक्स को जर्मन पेंजर डिवीजन की तरह अच्छे से अरेंज नहीं किया था, बल्कि अपनी इन्फेंट्री में थोड़े बहुत ही टैंक्स बांट रखे थे। ज्यादातर फ्रेंच टैंक्स में रेडियो भी नहीं था, जिसकी वजह से वो हिटलर के टैंक्स की तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे। वो टैक्टिक्स जिसे ब्लिट्जक्रिग के नाम से जाना जाता है, वो इतनी इफेक्टिव थी कि नाजीज अपने एनिमीज को काफी ही तेजी और काफी ही कम नुकसान के साथ हरा देते थे। फ्रेंच आर्मी नाजी वॉर मशीन से सिर्फ 6 हफ्तों में ही हार गई थी। पोलैंड को 35 डेज लगे और डेनमार्क ने तो सिर्फ 6 घंटे में ही घुटने टेक दिए थे। अब डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो काफी ही लंबी बन जाएगी, लेकिन अगर सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो नाजीज वर्ल्ड वॉर 2 के पहले 2 सालों में इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे क्योंकि वो किसी और कंट्री से कहीं ही ज्यादा रेडी थे। इस एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम की वजह से हिटलर और उसके जनरल्स एक बड़ी वेल इक्विप्ड आर्मी खड़ी कर पाए, और उस टाइम टेक्नोलॉजी भी उनका साथ दे रही थी। सालों से हिटलर वॉर की तैयारी कर रहा था और उसके पड़ोसी देश शांति की। हिटलर का हेड स्टार्ट यूरोप पर काफी ही भारी पड़ा था, और अगर हिटलर अपने खुद के ही प्रोपेगेंडा पर भरोसा नहीं करता, जो कि था कि उसकी आर्मी इनविंसिबल है, तो शायद एलाइज उसे कभी नहीं हरा पाते। लेकिन वॉर के बीच में ही हिटलर ने सिर्फ कुछ कंट्रीज पर कब्जा करने के प्लान को छोड़कर पूरी दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बनाया, और उसने हर फ्रंट पर वॉर छेड़ दी। 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किया, और जस्ट उसके 6 महीने बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स से वॉर डिक्लेयर कर दी। नाजी जर्मनी काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके पास इतने भी रिसोर्सेज और मैन पावर नहीं थे कि वो ग्लोबल वॉर जीत पाए। इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एलाइज की ज्यादा मजबूत इकोनॉमीज ने एक्सिस कंट्रीज से हर चीज का ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे एलाइज वॉर जीतने लगे, और कई कंट्रीज के अनगिनत लोगों के सैक्रिफाइस के बाद हिस्ट्री का ये काला अध्याय फाइनली खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।